वेलकम क्लास। तो हम बात कर रहे थे गैसों के परिवहन की, और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मुख्य रूप से ले जाई जाती है, ये हमने देख लिया था। तो ये ऑक्सीजन जब ऊतकों तक पहुंचती है तब वहाँ पर आपका क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में डिटेल से पढ़ चुके हैं। वो आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रख लेनी चाहिए आपको कि आपने पढ़ा है पहले कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एक अणु 6 अणु ऑक्सीजन से मिलकर के 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है। साथ में 6 अणु जो हैं वो पानी के बनते हैं और 38 एटीपी ऊर्जा की हमें वहाँ पर मिलती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर जो है वो किस तरह से लंग्स तक किया जाना है, जिससे कि इसको हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने जब शुरुआत में आपको बताया था कि इसका एक भाग जो है वो कोशिकीय श्वसन है, वो ये होता है जिसमें कि आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के थ्रू, हालांकि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ें आप लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं, पहले भी फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो उसको हम यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बात समझ में आ गई है आपके कि जो कोशिकीय श्वसन है उसके द्वारा भोजन का जो दहन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो निर्माण यहाँ पर होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो विसरण है, ये विसरण लगभग 20 गुना तेजी से ये विसरित होती है, और इसका विसरण कहाँ होगा, कोशिकाओं में, ऊतक द्रव में, और वहाँ से ये फिर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर ये जाएगी। और क्यों जाएगी ये भी मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि आंशिक दाब में अंतर के कारण से होता है। इसके बारे में हम यहाँ और चर्चा करेंगे। तो आप याद करिए, लास्ट टर्म पर मैंने आपको ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कोशिकाओं में जो आंशिक दाब उत्पन्न होता है, या हम इस तरह से कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो PCO2 जिसको हमने बताया था वो 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और जो धमनी कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो कि रुधिर आ रहा है उसके अंदर 40 ही होता है, ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है। तो इसके कारण से जो अंतर आ रहा है वो अंतर के कारण से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। अब जब ये ब्लड के अंदर चली जाती है तो 3 रूपों में इसको ले जाया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाइकार्बोनेट के रूप में 70% के रूप में, और एक डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और तीसरा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड के रूप में भी ये ले जाया जा सकता है। तो एक अगर हम वो तुलना करें कि रुधिर का, अगर हमने कहा कि जल में ये 20 गुना जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में विलेय होती है, अधिक विलेय होती है। तो रुधिर का जो आयतन है उसके अनुसार ये 50 से 60% कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने की क्षमता जो है वो रखता है, परंतु मनुष्य में सामान्यतः 100 मिलीलीटर रुधिर के द्वारा ऊतकों में, फेफड़ों तक लगभग 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड ही स्थानांतरित हो पाती है। 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण इसके द्वारा यहाँ पर हो जाता है। ओके। और अगर हम बात करें कि हृदय में 1 मिनट में जो रुधिर की जो मात्रा है, ये मैंने लास्ट टर्न पर आपको बताया था, वो लगभग 5 लीटर जो होती है, तो उससे लगभग ये 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। तो इस दर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होकर ऊतकीय द्रव में कोशिकाओं से मुक्त कर दी जाती है और यहाँ से ये ऊतक में पहुँचाई जाती है। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका कि वो घुली हुई अवस्था में, ठीक है, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 10% रूप में ले जाई जा सकती है। और दूसरा जो है हम उसको कहेंगे कि फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में किस प्रकार से ये ले जाई जाती है। इसकी अगर हम बात करें भौतिक विलयन के रूप में, तो 10% भाग जो है वो
भौतिक विलयन के रूप में होता है, ये हमने बताया इसको। और इसका कुछ भाग जो है वो क्रिया करता है जल से और बाइकार्बोनेट जो है वो बना देता है। ये इसको अगर हम यहाँ डिटेल में देखें थोड़ा सा इसको, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा सोल्यूबल होती है और ये 10% जो है वो लगभग खुलित अवस्था में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण किया जाता है। दूसरी चीज कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलती है तो क्या बना लेगी, ये आपका बाइकार्बोनेट बना लेती है। और बाइकार्बोनेट का जब विघटन होता है, या हम कहें कि CO2 प्लस H2O, ये H2CO3O ये बन गया है ना। और इसके साथ का जब विघटन होता है तब आपका H प्लस और ये थोड़ा सा यहाँ पर H प्लस और HCO3 माइनस का निर्माण जो है वो यहाँ पर होता है। चलिए इसको मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर है ना, हमने यहाँ पर ये कहा है, अभी आपको जो बताया मैंने वो ये है कि CO2 प्लस H2O ये बनाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, ये होगा आपका H2CO3। ये क्या चीज है आपका, कार्बोनिक एसिड। तो यदि कार्बोनिक एसिड की सांद्रता में वृद्धि होती है तो ये विघटित होकर के, और ये क्या करेगा आपका H प्लस HCO3, माउस से लिखना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन वो उसमें वहाँ थोड़ी सी गलती हो रखी थी तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये इसमें अलग से बताया है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यदि हमारे शरीर में, लेकिन पूरा मात्रा जो है वो इस तरह से क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सारी मात्रा का स्थानांतरण जो है वो अगर इसके द्वारा होने लग गया तब क्या होगा कि जो H प्लस की मात्रा जो है वो वहाँ पर बढ़ जाएगी, और H प्लस की मात्रा बढ़ जाने के कारण से हमारा जो ब्लड का जो pH है, ये मैंने पहले बताया था कि 7.4 होता है, वो घट करके कितना रह जाएगा, 7.4 से घट करके ये रह जाता है आपका 4.5 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया आपका, एसिडिक हो जाएगा। जानते हैं आप इसको, है ना, 4.5 जो है वो एसिडिक हो जाएगा, जबकि ये 7.4 जो रहता है वो स्लाइटली एल्कलाइन रहता है। ठीक है, तो इसके कारण से अब हम बात करें इसमें तो केवल 10% जो है इस रूप में घुली हुई मात्रा के रूप में वो कितना परसेंट ले जाया जाएगा, ओनली 10% ऑफ द टोटल अमाउंट, पूरी मात्रा का लगभग 10% जो है वो इस तरह से ले जाया जाता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें कि 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 जो है वो 40 होता है। मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पर कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, उसके अंदर जो PCO2 की अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड में PCO2 ये कितना होता है 46, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारा, वहां से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर PCO2 ये होता है आपका 40। तो उसके कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब आपकी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ये 46 से 40 की ओर ये जाएगी। आंशिक दाब अधिक जहां से होगा वहां से ये कम दाब की ओर जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हम जो एक बार वापस सुन लीजिए, अब मैं जो कह रहा था आपको यहाँ पर कि वी ऑक्सीजन जो रुधिर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 46 होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ये 40 होता है। ठीक है, पर 100 ml की दर से अगर हम बात करें तो 2.7 और 2.4 कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml की दर से ये भौतिक विलयन के रूप में 100 ml में ये
स्थानांतरित की जाती है। तो 0.3 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ले जाई जाती है और ये ऊतकों से फेफड़ों तक जाने वाली संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का 7% भाग जो है ये बनाता है। जो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये 7% भाग जो है वो बनाता है। ये तो किस 10% तो क्या हो गया डिसॉल्व फॉर्म में, और जो फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है वो ये आपका हो गया। ओके, देन तीसरा पर हम आते हैं रासायनिक यौगिकों के रूप में एच केमिकल कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 10% भाग जो है वो कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग जो है वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ में जो प्रोटीन है उसके अंदर उसके साथ जुड़ करके और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो बना देता है। यहाँ पर हमने इसको बताने की कोशिश की है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एक और फिनोमिना क्लोराइड शिफ्ट जो है उसको मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा। ये वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला इससे रिलेटेड है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको अलग से बताऊंगा। इसमें एक तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है क्लोराइड शिफ्ट के ऊपर। यहाँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्लोराइड विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा आता है आपका हेल्डेन इफेक्ट या हल्दाने प्रभाव हिंदी में इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका यहाँ पर ये कि ये आपका हीमोग्लोबिन हो गया, सम ऑफ द हाइड्रोजन आर बाउंड टू हीमोग्लोबिन, द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन is a better proton acceptor that oxygenated hemoglobin, meaning deoxygenation of the blood increase its ability to carry carbon dioxide. इसको हेल्डेन इफेक्ट कहा जाता है। इसके बारे में भी हम वहां पर थोड़ी देर में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं जो बता रहा था आपको यहाँ पर कि कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में जो है वो ले जाया जाता है। कार्ब अमीनो कंपाउंड क्या होता है, ये क्लोराइड शिफ्ट वाला फिनोमिना है, इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्क्राइब करूंगा। जो हम हमारे साथ में जो चल रहा है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरा जो भाग है इसका कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में, और जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि लगभग 20% जो है वो इससे ले जाए। देखो 70% फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, 10% घुली हुई अवस्था में, और 20% जो है वो कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में ले जाया ये जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कार्ब अमीनो कंपाउंड किस तरह से ले जाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है टर्मिनल अमीन ग्रुप के कई प्रोटीन के अंदर जो टर्मिनल NH2 ग्रुप होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा प्रोटीन का, वहाँ पर पढ़ा था हमने कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो एक तरफ NH2 ग्रुप रहता है, दूसरी तरफ COH ग्रुप रहता है, अमीनो एसिड जो होगा वो जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो जो ग्लोबिन है हीमोग्लोबिन के अंदर, ये इसके साथ में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो बन जाता है। तो जो आपका धमनी वाला जो रुधिर है उसमें 90% के लगभग जो है वो बाइकार्बोनेट में, 5% जो है वो कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में, और 5% डिसॉल्व के रूप में ये ले जाई जाती है। ये हम कहाँ बात कर रहे हैं, धमनियों के अंदर। जबकि वेनस ब्लड में ये वैल्यू जो है वो 60, 30 और 10 हो जाती है। जो हमने वहाँ पर बताया कि ये इस डायग्राम में हमने बता रखा है, यहाँ पर देखिए ये 70, 10 और 20, इस तरह से ये टोटल 100% जो है वो हो जाता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है 70% भाग ये। अब जो बाइकार्बोनेट वाला जो भाग है इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से आपका क्लोराइड शिफ्ट जो है वो किस तरह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट और क्लोराइड शिफ्ट। इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखें तब आपको पता चलेगा ये कि ये हमारे कोशिकाएं हैं, टिश्यू के अंदर ये कोशिकाएं हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है, ऊतकीय श्वसन के द्वारा, और इसमें से 10% जो है वो प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था के अंदर चली जाती है, और 20% जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाता है उसका। अभी बताया मैंने आपको, ये रेड ब्लड सेल के अंदर की ओर ये होगा। ओके, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका कहाँ चली जाएगी, आरबीसी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी पानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलकर के और कार्बोलिक एसिड का निर्माण जो है वो करती है, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था वाला भाग, इस वाले भाग में।
ये H2CO3 बनाएगी जो H+ और HCO3 बनाती है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि ये हमारा और भी काम में आ जाएगा। कुछ और दिखाना होगा मुझे तो मैं आपको इसके ऊपर दिखा दूंगा। जो चीज़ मुझे लगेगा कि हाँ ये इसके अंदर स्टेप जो है वो सही नहीं आ रही है तो हम उसको वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस डायग्राम के थ्रू भी हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये आपकी जो टिश्यू है और ये कैपिलरी वॉल है। ठीक है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो सबसे पहले कहाँ आएगी, ECF में आएगी, जो बताया था मैंने वहाँ से। और फिर ये आपका जो RBC है उस RBC के अंदर ये चली गई है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में ये कार्बोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब HCO3 और H+, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस तरह से इसका डिसोसिएशन जो है वो होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा कैरी आउट की जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, तो ये हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या करेंगे, निकल करके और ECF के अंदर आ जाएंगे। ओके, और इसको पूर्ति करने के लिए जो हाइड्रोजन आयन है ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाते हैं, जिससे रुधिर का जो pH है वो लगातार स्थिर जो है वो बना रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एक एसिड बेस बफर के रूप में काम करता है। लेकिन जो बाइकार्बोनेट आयन है आपके, ये विसरणशील होते हैं और ये तेजी से बाहर की ओर आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन तो अंदर रह गया, ठीक है, और ये कहाँ चला गया, हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। और जो बाइकार्बोनेट आयन बने हैं ये बाइकार्बोनेट आयन RBC से बाहर की ओर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल। आप इसको इस तरह से भी अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम बना करके बताना, नहीं तो खाली डेफिनेशन वहां पर आपको इसकी देनी होती है। एक बार वापस समझा रहा हूँ, इसको ढंग से समझ लीजिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है कोशिकाओं के अंदर, ये RBC के अंदर आएगी, वहाँ उपस्थित पानी के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बाइकार्बोनेट बनाती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें कि बाइकार्बोनेट जो है वो आपका इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना है, ये कार्बोनिक एसिड भी रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ये जो हाइड्रोजन आयन लगातार बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, आपका RBC के अंदर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे और ये आपका हीमोग्लोबिन के साथ में जाकर के भी अटैच हो सकते हैं। ओके, ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना है, ये बाइकार्बोनेट आयन विसरणशील होता है और आसानी से RBC की दीवारों से बाहर निकल करके प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। ये बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि RBC के अंदर आयनों की सांद्रता में असंतुलन हो जाएगा, और जिसको रोकने के लिए क्या होगा कि प्लाज्मा से RBC में के अंदर क्लोराइड आयन जो है वो अंदर की ओर जाते हैं। तो ये क्लोराइड आयन के अंदर जाने की क्रिया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और बाहर जो है वो नेगेटिव आयन जो है वो लगातार इकट्ठे हो रहे हैं HCO3 के फॉर्म में, तो ये क्लोराइड आयन जो है वो अंदर की ओर आ जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्लोराइड शिफ्ट जो हमने यहाँ लिखा है, या हिंदी में कहें हम इसको तो क्लोराइड विस्थापन कहा जाता है। क्लियर है? और इसकी जो खोज की थी वो हैम्बर्गर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, क्लोराइड विस्थापन से क्या अभिप्राय है, इसको समझाइए, तब आपको ये पूरा कंप्लीट इसको इस तरह से बताना है। और अगर ये पूछा जाए कि क्लोराइड विस्थापन क्या है, 1 नंबर का आता है, तो इसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के समय क्लोराइड आयनों का प्लाज्मा से RBC के अंदर प्रवेश करना क्लोराइड विस्थापन कहलाता है। या इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाए कि हैम्बर्गर फिनोमेना किसे कहते हैं, हैम्बर्गर प्रक्रम क्या है, तब भी आपको ये क्लोराइड विस्थापन ही बताना है। और इसको नाम हैम्बर्गर प्रक्रम क्यों दिया गया, हैम्बर्गर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि एक और ये जो बता रखा था हमने यहाँ पर, ये आपका
जो बाइकार्बोनेट आयन है ये कहाँ आ गए हैं, प्लाज्मा में आ गए हैं। और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो क्लोराइड आयन है आपका, ये क्लोराइड आयन जो है वो अंदर की ओर जाता है और इसी को हम कह रहे हैं क्लोराइड विस्थापन। ये हाइड्रोजन का क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो जाएगी किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में ये जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन की एसिडिटी को बढ़ाता है और ये एक तरह से फायदा करता है कि ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ में और अधिक मात्रा में जुड़ सकती है। क्लियर? ओके। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, अब इन बाइकार्बोनेट आयन का क्या होगा इसको समझिए पहले, कि ये हमने बता दिया यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन हो गया। तो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट इन आरबीसी, ये डिफ्यूज होकर के आरबीसी के अंदर आते हैं वापस, तो आरबीसी बिकम Cl जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। ये रिवर्स होगा वापस क्लोराइड विस्थापन का, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये वीक एफिनिटी होती है इसकी हाइड्रोजन आयन के लिए, और इसके कारण से ये जो HbCO2 जो बना हुआ है उसको ये अलग कर देता है। ठीक है, ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है लंग्स में जब जाएगा तब ये वहाँ पर होगी और इसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो होती है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो जब प्लाज्मा के अंदर आते हैं तब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो सोडियम और पोटेशियम से मिलकर के और इसका सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण जो है वो वहाँ पर कर दिया जाता है। तो 7.4 pH पर कार्बोनिक अम्ल और बाइकार्बोनेट इनका जो रेशियो है वो 1:20 का ब्लड के अंदर पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन जो है वो किस प्रकार से होता है, ये जो प्रक्रिया है वो बोर इफेक्ट से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, और जो बनी है वो कार्बन HCO3 जो बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और लंग्स में ये डाल दिया जाएगा। ठीक है, H2CO3 जो है वो आपका वो जो बाइकार्बोनेट है ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा, कार्बोलिक एसिड बनाएगा वापस, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो सिक्रेट हो जाती है। तो ये थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, तो इसको नहीं लेते हुए हम हमारे उसी के ऊपर चलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पर जा कर के और रिलीज हो जाती है। अब एक दो चीज़ें जो बची हुई है इसके अंदर, वो नियंत्रण और ये दोनों इफेक्ट, बोर प्रभाव और आपका हेल्देन इफेक्ट, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। थैंक यू।